तो पिछली बार हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उस पर एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है। तो अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को टिक मार देते हैं। अब हम मूव करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी कि कुछ इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी का होना या ना, जिनका होना या ना होना दूसरों पे इफेक्ट नहीं डालता, दूसरे इवेंट्स पे। अब जैसे शूटिंग वाला केस था, उसमें ऐसा था कि अगर राम शूट कर देता तो शाम की शूट करने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होंगे जिसमें मान लो अगर किसी ने शूट कर दिया तो भी शाम शूट करेगा या नहीं करेगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दो, इसको हम कहेंगे when the occurrence or non-occurrence of any event, when the probability लिख देते हैं, when the probability of occurrence or non-occurrence of any event does not affects the probability of another event, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई इवेंट ए है और कोई इवेंट बी है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए, इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी से पी ऑफ ए का कोई लेना देना नहीं है, पी ऑफ ए से पी ऑफ बी का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पी ऑफ ए पहले भी हो जाता है तो पी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी और जो बी के होने की होगी वो पी ऑफ बी होगी, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। और अगर मान लो पी ऑफ ए बाद में भी होता है तो भी पी ऑफ बी होगी प्रोबेबिलिटी। तो मुझे ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये कब होगी? जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो याद करो पिछली बार एक थिंक क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा था कि जो P ऑफ A बाई बी है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो मैंने पूछा था कि अगर P ऑफ B 0 हो, हाँ, मतलब B इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, B इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि मैं लिखूंगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B को P ऑफ A बाई बी मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ B, ठीक है। तो जो P ऑफ A बाई बी है
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 और 1 इंक्लूडेड है जिसमें। तो ये जो कोई भी नंबर हो, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 हमें क्या देगा, 0। ठीक है, तो मेरे पास आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0 आ गया। और प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये हो गया फेवरेबल केसेस, ये तो ऑब्वियस है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस ए इंटरसेक्शन बी के और टोटल केसेस। तो मेरे पास फेवरेबल केस बाय टोटल केसेस 0 कब होगा, जब फेवरेबल केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो, है ना। तो अब मुझे यहां से पता चल गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे यहां से पता चल गया कि मेरे जो फेवरेबल केसेस है इंटरसेक्शन बी के 0 है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो वेन डायग्राम है उसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं। नो वाला चिट्स वाला केस देखा था, उसमें सेट 1 में थे 1 2 से लेके 10 तक, सेट 2 में थे 5 से लेके 15 तक, है ना। इसमें तो इंटरसेक्शन था। अब मान लो अगर ये ऐसा होता, 1 2 से लेके 5 तक होता और ये 10 से 15 होता, तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, मतलब कोई इंटरसेक्शन मतलब कुछ नहीं, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, ये है हमारा ए और ये हमारा बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को कोई फेवरेबल केसेस ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मतलब अगर ए होगा तो उससे बी का कोई लेना देना नहीं है, बी होगा तो उससे ए का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया था कि जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब जो फैक्टर आता है, ये किस वजह से होता है, ये होता है कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया थिंक वाला क्वेश्चन क्लियर, है ना। कि अगर ये पी ऑफ ए बाई बी, मतलब पी ऑफ ये बी 0 है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इस केस में क्या होता है कि पी ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी ऑफ बी। हाँ, अगर ऐसा होता है तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि इवेंट ए एंड बी, जो इवेंट ए एंड इवेंट बी होगा, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कुछ चीजें। तो हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है टॉसिंग कॉइन्स। अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो उसमें पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है। तो
जो पहले पे जो हेड आएगा उसका दूसरे पे टेल या हेड आने से कोई लेना देना नहीं है। टॉसिंग टू कॉइन्स, सॉरी, टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो इस केस में पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है ना। तो मतलब जो पहले पे हेड आएगा उसके दूसरे पे टेल या हेड आने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसका और एक एग्जांपल है कि राम एंड श्याम शूटिंग अ टारगेट। तो इसमें केसेस हैं कि राम है और श्याम है। ठीक है, ये राम है, श्याम है। इनके टारगेट शूट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहला केस होगा या तो राम शूट कर देगा, हाँ, या तो श्याम शूट कर देगा। मतलब कई सारे केसेस होंगे, या तो राम शूट नहीं करेगा और श्याम भी शूट नहीं करेगा। तो इसमें है कि राम के शूट करने से श्याम के शूट या नहीं शूट करने से का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर राम शूट नहीं भी करता है तब भी श्याम शूट कर सकता है, और राम अगर शूट नहीं करता है तब भी श्याम शूट नहीं कर सकता है। और वैसे ही इसके लिए कह सकते हैं राम शूट कर दिया तो फिर श्याम के साथ कुछ भी हो सकता है, या तो वो शूट कर देगा या तो नहीं कर देगा। तो हो गया इंडिपेंडेंट केसेस। और हम ऐसे कई सारे केसेस सोच सकते हैं। जैसे कि और एक केस ले लेते हैं, थर्ड केस ले लिया कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो कोई पर्सन है, 2 पर्सन्स, या फिर कोई एक पर्सन है वो आंसर कर रहा है 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन होता है और उसके बाद हमारे पास 4 चॉइसेस होते हैं। हाँ, तो इनमें से 4 में से कोई एक सही होता है, या 2 सही होते हैं, या 3 सही होते हैं, कितने भी सही हो सकते हैं, तो उन्हें हमें टिक करने होते हैं। ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब ऐसा होता है कि ये हो गया इंडिपेंडेंट केस। कैसे? ये 2 क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, एक तो क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2। तो जो पर्सन है वो तो या तो क्वेश्चन 1 सही करेगा या तो गलत करेगा, ठीक है, या तो छोड़ के भी आ सकता है ना। कई बार होता है ना हमारे पास, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन 2 के साथ भी ऐसा हो सकता है, या तो सही कर देगा पर्सन, या तो गलत कर देगा, या तो छोड़ के आ गया। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन 1 करता है तो उसका क्वेश्चन 2 के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने क्वेश्चन 1 सही कर दिया मान लो, तब भी वो उसको ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 2 इतना हार्ड हो कि उसको आए ना, तो उसको ब्लैंक छोड़ना पड़े, या तो उसको कुछ फॉर्मूला गलत पता हो क्वेश्चन 2 का तो वो गलत करके आ जाए। अगर वो क्वेश्चन 1 छोड़ दे तब ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन 2 ऐसा हो कि उसको छोड़ना पड़े, या टाइम नहीं हो मान लो। तो ये जो केसेस हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर आते हैं। अब ये तो हो गया इनका जो वर्ड है उसमें सिग्निफिकेंस, मतलब इनको हम बोलेंगे कैसे। अब इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे आता है।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? P ऑफ A बाय B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, है ना? इसको एक बार लिख देते हैं, P ऑफ A बाय B, P of event A when B has already occurred equals to P of A intersection B by P of B। लेकिन इस पे हम अब एक कंडीशन इम्पोज करते हैं, बड़ी वाली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि A एंड B आर, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इस केस में क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा था P ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, तो उसका ए का तो बी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो P ऑफ इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड क्या हो जाएगा? P ऑफ जस्ट ए, मतलब इवेंट बी हो चुका है तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको इसमें पुट करके देखते हैं, तो ये ए बाई बी ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आ गया हमारे पास? P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, है ना? तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास फाइनली क्या आ गया? P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ठीक है? तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया उसमें जो चेंजेस हुए हैं उससे हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आया, और ये है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और ये है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले देख लिए? एक तो P ऑफ A बाय B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, और दूसरा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब इसमें कंडीशन क्या है? A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट, IND लिख देता है शॉर्ट में, इवेंट्स, ठीक है? ये हमने दो फॉर्मूले देख लिए, ठीक है? इन दोनों को नोट कर लेना, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो ये हो गया, और इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो इसी को कहेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसमें प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? तो अब इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं छोटे मोटे।